हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद फैज़। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स होगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जो हमारा आज का नया टॉपिक होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कूलम्स लॉ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, कूलम्स लॉ के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन 5 मिनट्स का कूलम्स लॉ पे ले लेते हैं। कूलम्स लॉ होता क्या है, देखें। अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल अगर हो, मान लेते हैं कि Q1 Q2 ये दोनों चार्ज्ड पार्टिकल हैं, ठीक है, और ये सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हम मान लेते हैं r मान लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है, वैक्यूम में रखा हुआ है, किसी मीडियम में नहीं रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है। आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, व्हाट हैपन, होता क्या है कि जो इस दोनों के बीच में चार्ज पार्टिकल, अगर दो चार्ज पार्टिकल रखा है तो इस दोनों के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। नाउ ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्जेस पे। अगर चार्जेस सेम नेचर का हो तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। दैट इज अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। सेम नेचर के चार्ज होंगे इसमें क्या होगा, सेम नेचर का चार्ज होगा, सेम नेचर। अगर रिपल्सन फोर्स हो रहा है तो चार्जेस सेम नेचर का है, या तो चार्ज दोनों चार्ज पॉजिटिव है या तो दोनों चार्ज निगेटिव है। नाउ अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सेम नहीं होगा, अपोजिट नेचर होगा इसमें। अब जो चार्जेस होगा वो अपोजिट नेचर का होगा। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 आ रहा है, मींस दोनों अपोजिट नेचर का है और दोनों के बीच जो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। हम यहाँ पे ये मानकर चलते हैं कि दोनों क्या है, सेम नेचर का चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। ये पार्टिकल, ये चार्ज Q1, इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा F, ठीक है। न्यूटन के थर्ड लॉ से ये वाला चार्ज Q1 पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा F। चार्ज्ड पार्टिकल्स, दैट इज कूलम्स लॉ, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो क्या करता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को वैलिड ये सेटिस्फाई करता है। नाउ अब हम ये जानते हैं, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो फोर्स है, ये जो फोर्स जो लग रहे हैं दोनों के बीच में, जिसको हम ये कह लें कि ये कूलम्स फोर्स है या फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्सेस है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, जो फोर्स हम इसे कह लें, ये फोर्स सिंपली क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2। ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करता है Q1 एंड Q2। ये फर्स्ट है। दूसरा ये है कि फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होता है। तो हम इस फोर्स को ऐसे लिखते हैं कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, वेयर K इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये जो K होता है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है और इसकी जो वैल्यू होती है इन वैक्यूम के अंदर, वैल्यू ऑफ K
अच्छा, के को हम ये भी लिखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और के की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर इन वैक्यूम। और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं क्या? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ स्पेस लेना है, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इन वैक्यूम, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि जो फोर्स होता है कूलम्ब्स फोर्स वो क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और उसकी वैल्यू इतनी होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम K बोलते हैं, दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो कि K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है 9 × 10⁹ इन वैक्यूम। अगर हम इतना समझ रहे हैं तो अब हम क्या जानेंगे कि अगर हम ये सेम चार्ज पार्टिकल को, पूरे सेम सिस्टम को अगर हम वैक्यूम से हटाकर किसी मीडियम में रख दें, किसी मीडियम में रख दें, तो क्या होगा? अब हम अपना ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि अगर ये चार्ज पार्टिकल को अगर हम किसी मीडियम के अंदर रख देते हैं तो क्या चेंजेस आता है, क्या इसके फोर्स, जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, क्या ये सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? बस अब हम इसे डिस्कस करेंगे। नाउ अब अगर हम इस चार्ज्ड पार्टिकल को किसी मीडियम में अगर हम रख देते हैं तो इसके फोर्स पे क्या चेंजेस आएगा? मान लेते हैं कि अब इसकी फोर्स F' हो गई, ठीक है, मीडियम में रखने के बाद। तो अब F' क्या लिखेंगे हम? F' इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। यहां पे हमने लिखा था एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पे हम लिख रहे हैं कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी E, एब्सोल्यूट, ये जो E है E, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम का जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगा वो हम यहां पर पुट करेंगे E0 की जगह पर। तो अब क्या होगा? फोर्स चेंज हो जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि आपने मीडियम को चेंज कर लिया है तो उसकी परमिटिविटी भी क्या होगी? चेंज होगी, जिसकी वजह से फोर्स क्या होगा? फोर्स ऑफ इंटरएक्शन भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। हम ये जानेंगे कि ये E होता क्या है, व्हाट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम, ठीक है। देखिए ER इज इक्वल टू E अपॉन E0 लिखते हैं। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है और ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसी के रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ER इज इक्वल टू E अपॉन E0 होता है, और इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कुछ भी कह लें इसे, ER को कुछ भी कह लें, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल लें, कुछ भी बोल लें। और ये क्या होता है कि किसी मीडियम का फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये ER फिक्स्ड फॉर अ मीडियम, ER फिक्स्ड फॉर अ मीडियम, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। जब आप E की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं ER E0। अब आप इस इक्वेशन में पुट करें, क्या होगा? F' इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पे आप ये पुट करेंगे ER E0, तो E0 ER, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इन मीडियम। जिस मीडियम की ER की वैल्यू कितनी है? जो मीडियम का कुछ अपना ER का वैल्यू होगा, रिलेटिव परमिटिविटी। अब आप ये देख रहे हैं कि ये फोर्सेस में कितने चेंजेस आ रहे हैं। जब आप इस दोनों फोर्स को डिवाइड करेंगे तो F' अपॉन F
तो क्या होगा, ये पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा, 1/ER बच जाएगा। तो ये FR बराबर क्या हो जाएगा, F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा F/εr। आप ये देख रहे हैं कि फोर्स जो हो रहा है किसी मीडियम में जाने के बाद ER टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। अगर आप चार्ज्ड पार्टिकल को वैक्यूम से उठाकर किसी मीडियम में पुट करेंगे, जिस मीडियम का एब्सोल्यूट वैल्यू ER हो, तो क्या होगा, रिलेटिव ER हो, तो क्या होगा कि उसका जो फोर्स है दिस वन टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसकी जितनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगी सेम अमाउंट से फोर्स डिक्रीज करता है। ये था कूलम्स लॉ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फिर इस पे हम क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नाउ इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B हैविंग चार्जेस +Q -Q रिस्पेक्टिवली। 2 पॉइंट चार्जेस है जिसका चार्जेस क्या है कि ये एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है। इसके पास जो चार्ज है वो +Q है और इसके पास चार्ज है -Q, ठीक है। और ये पॉइंट चार्जेस क्या है, A एंड B है। ओके, नाउ आर प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लेते हैं वो डिस्टेंस R है, ठीक है। अपोजिट नेचर का चार्जेस है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि अगर चार्जेस अपोजिट नेचर का हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। ये चार्ज A चार्ज B पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा F, तो न्यूटन के थर्ड लॉ से B A पे लगाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F, और ये F की वैल्यू कितनी होगी, हमने आपको बताया था कि F की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q/r²। चूंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो ये वहां पे क्या लिखेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है। ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव नेचर का है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 1/4πε को हम क्या लिख लेते हैं, K ले लेते हैं, ठीक है। तो K Q²/r², ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। ये माइनस साइन हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि माइनस साइन इंडिकेट करता है कि फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, ठीक है। नाउ अब ये कह रहा है कि इफ 25% ऑफ चार्जेस ऑफ A इज ट्रांसफर्ड टू B देन फोर्स बिटवीन देम। इसका 25%, A का 25% चार्ज B को दे दिया गया। तो अब पूछ रहा है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा। आपको पता है कि जो कूलम्स फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पे चार्जेस को आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट रखा है। तो जब आप चार्जेस चेंज करेंगे तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी क्या होगा, डिफर कर जाएगा। नाउ अब हम ये फाइंड करते हैं कि इसका 25% कितना होगा। A का 25% दैट इज 25% ऑफ Q कितना होगा, Q/4 होगा। नाउ Q/4 अमाउंट ऑफ चार्ज आपने B को दे दिया, ठीक है। तो B पे अब चार्ज कितना होगा, चार्जेस ऑन B, इसको हम QB से डिनोट कर लेते हैं, चार्जेस ऑन B। पहले चार्ज कितना था, -Q था, -Q लेंगे। अब आपने चार्ज इसमें कितना ऐड कर दिया, Q/4। तो अब B पे कितने चार्जेस हो गए, डेट इज -3/4 चार्ज होगा। इतने चार्ज 25% चार्ज देने के बाद B पे चार्ज -3/4 हो गया, ठीक है। A पे चार्ज कितना रह गया बाकी, QA, Q -Q/4 दैट इज 3/4 जब A में से 25% चार्ज आपने निकाल दिया तो A के पास जो चार्ज बचा वो 3/4 अब आप फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लिखे, क्या लिखेंगे, F डैश इज इक्वल टू K प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस दैट इज 3/4 इंटू 3/4 बाई में r² डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 9/16 KQ²/r²। और आपको मालूम है कि KQ²/r² जो है वो क्या है, F है। तो क्या हो जाएगा 9/16 F। आपका जो नया फोर्स F डैश हो गया वो क्या हो गया, 9/16 F हो गया। मीन्स फोर्स डिक्रीज हो गया, ठीक है, जो भी हो, बट ऑप्शन आपका C क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि सपोज अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, ठीक है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन स्लाइटली डिफर कर रहा है, वन ऑफ देम इज -E एंड अदर इज E + ΔE। प्रोटॉन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है
वो E है, चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड प्रोटॉन पे जो चार्जेस हैं वो ये कह रहा है कि E प्लस डेल्टा E है, ठीक है, स्लाइटली डिफर कर रहा है, डेल्टा E से स्लाइटली डिफर कर रहा है चार्जेस। नाउ माइनस E है प्रोटॉन पे चार्जेस, ठीक है। नाउ इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than atomic size is 0, then delta is of the order कितना होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि दो हाइड्रोजन एटम क्या है, प्लेस्ड है, हाइड्रोजन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स, मान लेते हैं मास दोनों की दोनों की मास सिमिलर होगी mm, और दोनों पे चार्जेस भी क्या होगा, सिमिलर चार्जेस होगा, क्यों अपार्ट है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये डिस्टेंस d अपार्ट है, डिस्टेंस d अपार्ट है, डिस्टेंस d अपार्ट है, मच ग्रेटर देन देयर साइज। आपसे ये पूछ रहा है कि ये डेल्टा ई स्लाइटली डिफर कैसे करेगा, जबकि इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या है, 0 है। डेट इज इस पे दो फोर्स एग्जिस्ट करेंगे। पहला तो ये कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेचर का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो अट्रैक्ट करेगा। और दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्सिव जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, दोनों पे एग्जिस्ट होगा। ये बोल रहा है कि ये जो नेट फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे वो 0 है। दैट इज कि जो Fg है वो इक्वल है Fe के। आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पता है कितना होगा, G mm अपॉन आर इज डी स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम इज d, तो क्या हो जाएगा Gm स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन क्या होगा, इस पे आपको चार्ज फाइंड करने होंगे। आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन कंसिस्ट करता है, तो चार्जेस ऑन हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, चार्जेस कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई, प्लस प्रोटॉन का चार्जेस E प्लस डेल्टा ई। दोनों के पास जो चार्ज है वो कितना है, डेल्टा ई चार्जेस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दोनों पे जो चार्ज है वो डेल्टा ई चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन कितना होगा, के लिख लें या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। आप दोनों फोर्स को इक्वेट कर दें, क्या हो जाएगा, Gm स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू के डेल्टा ई का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। इसको आप के लिख लें, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है। क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। आपको डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी हो जाएगी, डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी Gm स्क्वायर अपॉन के का होल स्क्वायर। जब आप वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज जब आप इसको वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11, m की वैल्यू 1.67 × 10⁻27 का होल स्क्वायर अपॉन k की वैल्यू 9 × 10⁹ अंडर रूट करेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगा वो आएगा अप्रॉक्स 10⁻37 कूलम आएगा। दैट इज ऑप्शन बी, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है कि टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय massless strings of length L are initially at a distance d apart because of their mutual repulsion। ठीक है, ये कह रहा है कि टू आइडेंटिकल चार्ज है, ठीक है, ऐसे करके रिपल्सन कर रहा है। दो आइडेंटिकल चार्ज है, ठीक है, आइडेंटिकल चार्ज है, और ये फोर्स ऑफ दोनों पे क्या है, सिमिलर अमाउंट ऑफ चार्जेज है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है दोनों के बीच में। तो मान लेते हैं कि ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है दोनों पे।
क्योंकि आपने इसे चार्ज दे रखा है। मान लेते हैं कि Q अमाउंट ऑफ चार्ज है दोनों पे, और दोनों क्या है, रिपल्सन कर रहा है। नाउ सर्टेन डिस्टेंस, अच्छा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L है, और ये डिस्टेंस D अपार्ट है। ये कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये L जो है L वो ग्रेटर देन D है। ठीक है। नाउ द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ दी स्फीयर, दोनों स्फीयर से क्या हो गया, चार्ज लीक करना शुरू हो गया। ठीक है, निकलना शुरू हो गया। नाउ लीकेज होगा एट अ कांस्टेंट रेट से, दैट इज मान लेते हैं कि चार्ज जो स्फीयर से लीक कर रहा है एट अ कांस्टेंट रेट dQ/dt, कांस्टेंट, ये गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग dQ/dt जो चार्ज लीक कर रहा है कांस्टेंट रेट से कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट रेट, तो ये कांस्टेंट है। एज अ रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर विद द वेलोसिटी v, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्फीयर अप्रोच कर रहा है वेलोसिटी v से दोनों की तरफ। जाहिर सी बात है अप्रोच तो करेगा ही, क्योंकि ये दोनों के बीच में जो एक फोर्स ऑफ रिपल्सन है, मान लेते हैं एंगल थीटा, फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो सिर्फ और सिर्फ चार्जेस की वजह से है, सिमिलर चार्जेस की वजह से है। हमने ये पढ़ा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होता है। अगर चार्जेस ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगा, और फोर्स ज़्यादा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मगर जैसे ही चार्जेस डिक्रीज होना शुरू होगा तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब चार्जेस डिक्रीज होगा तो, और दोनों क्या होंगे, अप्रोच करेंगे, करीब आना शुरू होगा। तो जैसे ही चार्ज कांस्टेंट रेट से लीक कर रहा है तो ये स्फीयर एक दूसरे से क्या करेगा, अप्रोच करेगा, एक दूसरे से करीब आना चाहेगा। तो वो जो आ रहा है करीब, उसकी वेलोसिटी v दे दी गई है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये वेलोसिटी v डिस्टेंस से कैसे वैरी करेगा। मान लेते हैं कि कुछ देर के बाद दोनों की बीच की डिस्टेंस x हो गई, x डिस्टेंस हो गई, तो ये v x के साथ किस यानी कि कैसे वैरी कर रहा है, दोनों में जो रिलेशन होगा वेरिएशन का वो क्या होगा, आपको ये फाइंड करना है। आप सबसे पहले ये देखें कि फोर्स कितने हैं दोनों में। एक तो ये टेंशन लगेगा T, और ये टेंशन T, एंगल ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा एंगल T cos थीटा, और ये हो जाएगा T sin थीटा, और नीचे फोर्स लग रहा है mg। आपके पास जो फोर्सेस है पार्टिकल को वर्टिकल इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, आपके पास जो फोर्सेस है T cos थीटा इज इक्वल टू mg होगा। T cos थीटा mg के बराबर होगा वर्टिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि T sin थीटा बराबर होगा f के। ठीक है, और ये f की वैल्यू कितनी होगी, f इज इक्वल टू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप k लिख लें। ठीक है, k दोनों का प्रोडक्ट q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस d है तो d स्क्वायर होगा। ठीक है, या फिर अगर डिस्टेंस x पे ले तो x स्क्वायर भी ले लें, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर x स्क्वायर ही ले लें, अगर डिस्टेंस दोनों के बीच में अगर x होगा तो x स्क्वायर होगा। तो आप यहाँ पे क्या करें, t sin थीटा बाई कॉस थीटा दोनों को डिवाइड कर दें, क्या हो जाएगा f अपॉन mg, ये t कैंसिल आउट होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा, f की वैल्यू कितनी है के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बाई mg। नाउ आपके पास आ गया tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर mg होगा। ठीक है, नाउ अब आपको ये पता करना है कि ये tan थीटा हम क्या लिख सकते हैं। tan थीटा को हम लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस जो होगा, यहाँ देखें ये डिस्टेंस, ये x/2 होगा, ये डिस्टेंस x/2 होगा, और ये डिस्टेंस l दे रखा और ये थीटा है।
आप साइन थीटा कितना लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू आप लिखेंगे x/2l। और आपको पता है कि l जो है वो ग्रेटर देन d है। इट मीन्स कि आप साइन थीटा को लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं थीटा, और ये थीटा का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, x/2l। जब लेंथ अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, आपके पास वैल्यू आ गया। यहीं पे आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को आप थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे थीटा, और ये हो जाएगा KQ²/x² mg। और आपको पता है कि जो थीटा का जो वैल्यू है ये x/2l है, तो x/2l इज इक्वल टू हो जाएगा KQ²/x² mg। देखिए आपके पास एक रिलेशन आ रहा है Q और x के बीच में, वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन आ रहा है आपके पास, हम थोड़ा रब कर लेते हैं इसे। आपके पास जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x³ इज इक्वल टू 2KL/mg²। ये रिलेशन आपके पास आ रहा है। आप लिख सकते हैं इसको Q² लिख सकते हैं, इस पूरे को कांस्टेंट मान लीजिए, और उस कांस्टेंट को, ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम मान लेते हैं P मान लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा P(x³ लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप इधर लेके जाएंगे तो 1/p हो जाएगा, कुछ भी लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के पावर 3/2 होगा। आप इसका क्या कर लें, डिफ्रेंशिएट कर लें टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको dQ/dt इज गिवन कांस्टेंट। तो आप ले सकते हैं, क्या हो जाएगा, dQ/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 x√dx/dt। आपको पता है कि dx/dt v होता है, तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, तो dQ/dt आप लिख सकते हैं 2/3 1/√x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। आपको यहाँ से आ गया कि v जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/√x के, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2, जो कि आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे माइनस होगा शायद, तो सी आंसर होगा, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन सेम मैंने लिख दिया था, प्लस प्लस एक पे माइनस होगा, तो ये x की पावर -1/2 इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ऐसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि 2 पिच बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। ये कॉमन पॉइंट से क्या हो रहा है, सस्पेंडेड है 2 आइडेंटिकल चार्जेस, ठीक है। दोनों के बीच क्या मान लेते हैं, एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। नाउ अब आपसे θ1 मान लेते हैं, सिमिलर एंगल बनेगा। ये सस्पेंडेड है और इक्विलिब्रियम में है सिस्टम। इक्विलिब्रियम में किसकी वजह से है, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है टेंशन, और उसको बैलेंस कौन कर रहा है, इस पे जो फोर्सेस लग रहा है F, और ये एंगल अगर θ1 है तो ये भी θ1 होगा, तो ये हो जाएगा T cos θ1 और ये हो जाएगा T sin θ1, और इधर फोर्स ऑफ रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, और दूसरा फोर्स mg। सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब ये कह रहा है कि नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट। पहले y हाइट पे क्या था, क्लैम्प्ड था, ये हाइट y था इसका, अब इस हाइट को रिड्यूस करके y/2 कर दिया गया है ना। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल। अब इक्विलिब्रियम सेपरेशन इसका ये r' हो गया, पहले r था जब y हाइट पे था, अब हाइट को कम कर दिया, y/2 कर दिया, तो अब आपसे पूछ रहा है कि जो r' है इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको रिलेशन फाइंड करके बताना है क्या होगा। देखिए पार्टिकल अभी इनिशियली इक्विलिब्रियम में है, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको बस इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगाना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ये θ1 तो आप इसको मान ले θ2, इस पे टेंशन T1, तो इस पे मान ले टेंशन T2, ये एंगल θ2, तो ये क्या हो जाएगा T2 cos θ2, और ये हो जाएगा T2 sin θ2, और ये F2, इसको F1 मान लेते हैं, ठीक है। और नीचे वेट लग रहा है mg।
आप इसका इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखें, इसके इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखें, क्या हो जाएगा T1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू F1 और दूसरा T1 कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू mg। दोनों को आप डिवाइड कर दें, आपको टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा 1 इज इक्वल टू F1 बाई mg। आपको F1 का वैल्यू भी पता है। F1 का वैल्यू क्या होगा? F1 का वैल्यू होगा आपके पास K दोनों का प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मान लेते चार्जेस Q है तो Q स्क्वायर अपॉन R। आप वैल्यू पुट कर दें यहाँ, क्या हो जाएगा? टेन थीटा 1 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई एम जी। ठीक है, और टेन थीटा 1 क्या होगा? व्हाट इज टेन थीटा 1? यहाँ से देखें, ये डिस्टेंस इसकी कितनी है? r बाई 2 है, और ये डिस्टेंस इसकी कितनी है? y है। तो r बाई 2 बाई y, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, r बाई 2 बाई y। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लें। दूसरा इक्वेशन आपको यहाँ से आएगा, यहाँ से जो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो टेन थीटा 2 आएगा वो कितना आएगा? F2 अपॉन mg होगा ना। और टेन थीटा 2 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? r डैश बाई 2 y बाई 2 दैट इज F2 बाई mg। और F2 का वैल्यू आपके पास कितना होगा? F2 का वैल्यू होगा के क्यू स्क्वायर बाई आर डैश का होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिखें, यहाँ पे क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई आर डैश का होल स्क्वायर बाई एम जी इज इक्वल टू आर डैश बाई वाई। दोनों को आप क्या कर दें? डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी, ये हो जाएगा डिवाइड करने पे आर डैश स्क्वायर एम जी अपॉन के क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा आर बाई 2y, ये हो जाएगा y बाई आर डैश। आपके पास इक्वेशन आ जाएगा के क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट, एम जी कैंसिल आउट, y बाई कैंसिल आउट। आपके पास जो आ रहा है वो ये आ रहा है, ये आर डैश इधर जाएगा तो आर डैश क्यूब हो जाएगा ये, और ये आर, तो ये आर डैश इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर डैश का होल क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आर, और ये आर स्क्वायर आएगा तो आर क्यूब हो जाएगा बाई 2। तो आप लिख सकते हैं कि आर डैश इज इक्वल टू आर क्यूब बाई 2 1/3। ऐसे आप लिखें, ऐसे लिख सकते हैं आर डैश इज इक्वल टू आर क्यूब बाई 2 1/3। तो आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर डैश आर बाई 2 3। ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि टू पॉजिटिव आयंस, दो पॉजिटिव आयंस हैं, इच कैरिंग अ चार्ज Q, दोनों के पास जो चार्ज है वो Q है। टू पॉजिटिव आयंस है, मान लेते हैं ये टू पॉजिटिव आयन है, इसके पास भी चार्ज Q है, इसके पास भी चार्ज Q है, ये पॉजिटिव आयंस हैं। ठीक है, नाउ सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस d, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो d है। इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस, इस दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, क्योंकि क्या है? सिमिलर चार्जेस हैं और वो भी पॉजिटिव हैं, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस विल बी, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिस हो रहे हैं आयन में से, आपको ये बताना है। नाउ अगर किसी आयंस में से, अगर किसी पार्टिकल में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन मिस करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो उस पर क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालें तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालें तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक रिलेशन बनता है कि Q इज इक्वल टू Ne, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का ये मतलब है कि जो चार्जेस होगा किसी भी आयंस के ऊपर वो Q इज इक्वल टू Ne होता है। Ne, आप जितना इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड Q
इज इक्वल टू एन ई। तो क्यू जो होता है, जो चार्ज होता है वो क्या होता है, एन ई के बराबर। आपके पास दे दिया है क्यू, तो आप इस क्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ई भी लिख सकते हैं। आपको यही एन फाइंड करना है कितनी होगी, ठीक है। तो हमें फोर्स पता है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन एफ है, तो एफ बराबर क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर होगा। आप चार्ज फाइंड करें कि चार्जेस क्या होगी, ये जो क्यू है चार्ज है, चार्जेस ऑन आयंस, आप इस चार्ज को फाइंड करें कितना होगा। तो चार्ज बराबर कितना होगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर। नाउ क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अंडर रूट। और आपको हमने क्या बताया कि Q इज इक्वल टू एन ई होता है, वेर एन इज द नंबर ऑफ चार्ज। आपको यही निकालना है ना कि वेर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन मिस किया तो पॉजिटिव चार्ज होता है +1, 2 इलेक्ट्रॉन मिस किया तो 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन मिस किया तो 3 पॉजिटिव चार्ज। अगर आपने n इलेक्ट्रॉन मिस किया तो जितना इलेक्ट्रॉन आप मिस करेंगे उतना चार्जेस इस पे आएगा, ठीक है। तो इसकी चार्ज कितनी है, +q चार्ज है। तो देखिए +q चार्ज है, तो q इज इक्वल टू क्या होगा, एन ई इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर। आपको ये फाइंड करना है n, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर। अगर आप इसको अंडर रूट के अंदर लाएंगे तो ये ई स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, जो कि आंसर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 4 एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो आपको सिर्फ ये कंसेप्ट लगाना था, क्यू इज इक्वल टू एन ई। और आपको फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये तो कूलम्ब्स लॉ से आपको आता ही है, तो ये मैटर नहीं था, आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए, क्यू इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हमने स्किप किया, इसको हम ओरली सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, एयर को आपने रिप्लेस्ड कर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से, ठीक है। के से अगर आपने रिप्लेस कर दिया तो द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स कितना हो जाएगा बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल। जैसा कि हमने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था कि अगर एयर में फोर्स अगर F है, जो कि KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर अगर हो, तो अगर इस सिस्टम को एयर से रिप्लेस करके किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में अगर आप डाल देते तो फोर्स जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, F डैश KQ स्क्वायर, इसको आप कांस्टेंट मान ले P, वो ज़्यादा K ही रहने दे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर मीडियम का K है, K0 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हो जाता है, K0 बाई R स्क्वायर, यानी कि फोर्स जो होता है वो F बाई K0 क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। आपको पता है कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हम डालेंगे तो फोर्स K टाइम्स डिक्रीज करता है, तो K टाइम्स डिक्रीज कर रहा है ना, तो इसका जो आंसर होगा डिक्रीजेस बाई K टाइम्स, डिक्रीजेस बाई K टाइम्स, जो कि ऑप्शन इसका सी है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कंसेप्ट पता है, थ्योरी पता है, तो आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू इक्वल चार्जेस। दो इक्वल चार्जेस है, ठीक है, दो इक्वल चार्ज है, मान लेते हैं ये चार्ज है, दो इक्वल चार्ज है, ठीक है, जिसकी चार्जेस क्या है, Q है और Q है। इसके सेंटर पे लाइन ज्वाइनिंग जो सेंटर है, इस पे एक चार्ज रखा हुआ है, जो चार्ज क्या है, चार्ज मान लेते हैं Q चार्ज है, ठीक है, Q चार्ज रखा हुआ है। द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज। आपसे ये कह रहा है कि अगर ये तीन चार्जेस सिस्टम का जो ये तीन चार्ज का जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये Q की वैल्यू क्या होगी। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू 0। F नेट की वैल्यू 0 होनी चाहिए ऑल चार्जेस पे। ऑन ऑल चार्जेस नेट फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए हर चार्जेस पे। आपको क्या करना है कि आपको Q का सबसे पहले आपको नेचर फाइंड करना है कि Q पॉजिटिव नेचर का होगा या
नेगेटिव नेचर का होगा, क्योंकि क्यों कुछ भी नेचर का हो इस पे तो नेट फोर्स जीरो ही होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर ये क्यू को हम मान लेते हैं कि क्यू एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा F, और ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा F। चूंकि आपको पता है कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है, जब के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपको जब पता है कि ये चार्ज सेम है तो दोनों फोर्सेस भी क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि डिस्टेंस क्या है दोनों का, सेम है। तो जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ये इस पे लगाएगा, तो नेट फोर्स इस पे क्या होगा, जीरो होगा। तो चार्ज क्यों क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। नाउ अगर हम चार्ज को चेंज करके नेगेटिव चार्ज कर दें, तो अब ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा F से, और ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा F से, और दोनों इक्वल चार्ज, दोनों इक्वल फोर्स होंगे, तो F नेट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। मीन्स अगर ये पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इस पे नेट फोर्स जीरो होगा ही, ठीक है। मगर क्या इसके पॉजिटिव और निगेटिव होने से इस पे फोर्स जीरो होगा, हमको ये चेक करना है। मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, ठीक है। हमने तो पहले ये देख लिया कि ये चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इस पे नेट फोर्स जीरो होगा, हर कंडीशन में जीरो होगा। मगर हमें ये चेक करना है क्या इस वाले चार्ज पे और इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स जीरो होगा। तो हम पहले ये मान लेते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब हम देखते हैं ये वाला चार्ज इस पे क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा F1, और ये वाला चार्ज इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा F2। क्या इस पे F नेट की वैल्यू जीरो हो रही है, नहीं हो रही है। मतलब ये कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, पर ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा और ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, इस पे भी नेट फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो क्या होना होगा, इसको नेगेटिव चार्ज होना होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, देखें, जब ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F1 से, और ये वाला चार्ज इसको रिपल्सन करेगा F1 से। देखिए आपके पास दो अपोजिट फोर्स मिल रहा है, तो ये क्या कर देगा, इस पे नेट फोर्स जीरो कर देगा। इस पे भी F नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा F1 से और ये इसको रिपल्सन करेगा F2 से। आपने ये समझा कि अगर ये निगेटिव चार्जेस का होगा तो ये तो इस पे तो F नेट की वैल्यू जीरो होगी, ये तो इक्विलिब्रियम में होगा ही, साथ साथ ये दोनों चार्जेस भी क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इस पे चार्ज जो होना चाहिए वो निगेटिव होना चाहिए। अब हम फाइंड करते हैं कि ये चार्जेस निगेटिव कितनी होगी, ठीक है। ना मान लेते हैं कि दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है, तो यहां से चार्ज की डिस्टेंस a होगा, यहां से चार्ज की डिस्टेंस a होगा। आप एक चार्जेस पे क्या कर लें, नेट फोर्स ले लें। हम इस चार्ज पे लेते हैं, ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F1 फोर्स से। कितना फोर्स होगा, F1 के क्यू अपॉन a स्क्वायर, यही होगा ना दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा F1 से। नाउ ये इसको रिपल्स करेगा फोर्स F2 से, और ये इसको रिपल्स करेगा F2 से। तो ये F2 कितनी हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर। देखिए ये दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए। अगर ये नेट फोर्स इस पे जीरो हो, F नेट की वैल्यू अगर जीरो हो तो क्या होना होगा, F1 इज इक्वल टू F2। तो आप F1 इक्वल टू F2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन a स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर से। ये a स्क्वायर कैंसिल, ये के कैंसिल, ये क्यू कैंसिल, आपके पास आ गया q इज इक्वल टू क्यू बाई 4। और ये नेचर क्या होगा, निगेटिव नेचर का होगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे, माइनस क्यू बाई 4 बोलेंगे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ दिया हुआ है, प्लस क्यू बाई 4 और माइनस क्यू बाई 4 भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप नेचर ऑफ चार्जेस फाइंड करेंगे क्या होगा, फिर उसके बाद हम ये लगाकर फाइंड करेंगे कि चार्ज कितनी होगी, तो माइनस क्यू बाई 4 होगी इसकी राइट आंसर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस पार्ट का। Point charges plus q minus q and 4q are kept on the x-axis at a point x is equal to 0, x is equal to a and x is equal to 2a respectively. Point charges है जो x axis पे क्या हुआ है, रखा हुआ है। ये x is equal to 0 पे रखा हुआ है। कौन सा चार्जेस? प्लस 4q प्लस 4q, x is equal to a पे रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज एंड x इज इक्वल टू 2a पे रखा हुआ है प्लस 4q चार्ज। अब आपसे ये कह रहा है कि सिस्टम ऑफ द चार्जेस ओनली माइनस क्यू इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको इक्विलिब्रियम फाइंड करना है कि कौन से इक्विलिब्रियम में चार्जेस होंगे। आपका जो पहला कंसेप्ट है, पहला पॉइंट होगा वो ये कि आप फाइंड करें कि आप सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये बनता है कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि एफ नेट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर सारे चार्जेस पे नेट फोर्स 0 हो रहे हैं मींस कि चार्जेस क्या है, इक्विलिब्रियम में होंगे। फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि चार्जेस किस टाइप के इक्विलिब्रियम में है। तो पहले तो आप ये फाइंड करें कि क्या होगा। देखें, हम बीच वाला चार्ज लेते हैं, ठीक है, ये वाले चार्ज देखते हैं कि हम इस चार्जेस पे देख रहे हैं कि ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F1 से और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F1 से, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, K 4q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होगा। नाउ ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F2 से, ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F2 से। F2 कितना होगा, K 4q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि F1 F2 के बराबर है, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आपने ये फाइंड कर लिया कि जो मिडिल वाला चार्ज है उस पर नेट फोर्स 0 होगा। अब आप इस वाले चार्ज पे फाइंड करें, ये वाला चार्ज इसको रिपल्स करेगा F3 फोर्स से, न्यूटन के थर्ड लॉ से ये वाला चार्ज इस पे रिपल्स करेगा F3 फोर्स से। अब आप F3 फोर्स फाइंड करें कि F3 फोर्स कितनी होगी। तो F3 फोर्स हो जाएगी K 4q अपॉन 2a। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, सॉरी ये डिस्टेंस a है, तो ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 2a, डैट इज 2a का होल स्क्वायर। आपके पास कितना आ जाएगा, 16q स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये कट जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। देखें ये वाला जो फोर्स है डैट इज F1, ये बराबर है F2, ये बराबर है F3 के कितना, 4kq का होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर। आपने ये देख लिया कि F3 भी क्या होगा, F1 के बराबर होगा और F3 F2 के बराबर होगा। तो इस पे भी नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या कि क्योंकि सारे फोर्सेस तो इक्वल है ना, F2 F3 के इक्वल है तो नेट फोर्स 0, F1 F3 के इक्वल है तो नेट फोर्स 0। आपने यहां से ये फाइंड कर लिया कि सारे चार्जेस पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 है, तो चार्जेस इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहां से इस ऑप्शन को आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि नन ऑफ द चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम, चार्जेस तो इक्विलिब्रियम में है। अब हमें ये फाइंड करना है कि चार्जेस किस टाइप के इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। नाउ अगर आपने ये फाइंड कर लिया कि चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, तो अब हम क्या करते हैं कि चार्जेस को इक्विलिब्रियम से स्लाइटली डिस्प्लेस करवाते हैं। देखें ये हमारा चार्ज है, हम इसको क्या करते हैं कि स्लाइटली डिस्प्लेस करवाते हैं। हमने स्लाइटली डिस्प्लेस करवा दिया टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ हमने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करवाया। हमने ये देखा कि ये जो फोर्स इस पे लग रहा था, ये चार्ज है, इस पे फोर्स लग रहा था F1 और इधर लग रहा था F2। जब आपने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करवाया, ये F1 इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं, क्यों होगा इंक्रीज, क्योंकि ये डिस्टेंस आपने डिक्रीज कर दिया। जैसे आप डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो F1 क्या हो जाएगा, F1 ग्रेटर हो जाएगा F2 से।
जैसे ही आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे ये डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये फोर्स इंक्रीज हो रहा है, ये फोर्स डिक्रीज हो रहा है, तो F1 ग्रेटर हो जाएगा किससे, F2 से। तो क्या होगा कि एक नेट फोर्स आ जाएगा इस डायरेक्शन में, F नेट। नाउ आपने ये देखा कि पार्टिकल को आपने इस साइड डिस्प्लेस किया है और नेट फोर्स भी उसी डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है जिस डायरेक्शन में आपने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है। तो आपने ये देखा कि डिस्प्लेसमेंट एंड नेट फोर्स सेम डायरेक्शन में है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या बोलते हैं कि अगर ये सिचुएशन एग्जिस्ट करे कि पार्टिकल को आप जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करवा रहे हैं उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स मिल जाए तो सिस्टम जो होता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। अब आपको ये पता चल गया कि ये सिस्टम क्या है, क्यू माइनस क्यू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो आप यहां से ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, कैसे कि ओनली माइनस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। आपने देखा कि माइनस क्यू तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो स्टेबल कहां से आ गया, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। अब आपसे ये कह रहा है कि ऑल द चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये माइनस क्यू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो सारे चार्जेस स्टेबल इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो आपका ऑप्शन सिर्फ क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। फर्दर इसको आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमने इसको लेफ्ट डिस्प्लेस कर दिया, माइनस क्यू को हमने लेफ्ट डिस्प्लेस कर दिया, तो आप देखिए क्या होगा। जब आप इसको लेफ्ट डिस्प्लेस करेंगे तो इस पे जो फोर्स लग रहा है F2 और इस पे जो फोर्स लग रहा है F1, ये F2 क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस अब कम हो रहा है। तो F2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है, और ये वाला डिस्टेंस चूंकि इंक्रीज हो रहा है तो F1 डिक्रीज हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, आपको मिल रहा है, दैट इज F2 ग्रेटर हो जाएगा F1 से, तो आपको नेट फोर्स इस डायरेक्शन में मिल रहा है। जिस डायरेक्शन में आप पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपको नेट फोर्स मिल रहा है। जब आपने राइट किया डिस्प्लेस तो नेट फोर्स राइट डायरेक्शन में हो गया, पार्टिकल राइट मूव करने लगा। जब आपने लेफ्ट डिस्प्लेस किया तो पार्टिकल पे नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ आ गया और पार्टिकल लेफ्ट की तरफ मूव करने लगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम बोलते हैं कि पार्टिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। हमने इस पर एक लेक्चर बनाया था स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे, काफ़ी इजी और बहुत अच्छे से हमने उसको एक्सप्लेन किया था। आपको हम एक सिस्टम बताते हैं कि अगर ये पार्टिकल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, अगर आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे फोर्स लगाकर और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो तो पार्टिकल क्या होता है, नीचे गिर जाएगा। तो पार्टिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में पार्टिकल क्या हो जाता है, मूव कर जाता है। अगर आप पार्टिकल को इस साइड मूव करवा दें, फोर्स लगाए, तो पार्टिकल क्या होगा, इस साइड डिस्प्लेस करेगा, पार्टिकल नीचे गिर जाएगा। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं पार्टिकल उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस करवा रहे हैं पार्टिकल पे नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो पार्टिकल को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि पार्टिकल की टेंडेंसी होती है कि वापस से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है जो उसको इक्विलिब्रियम की तरफ लाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करवा के यहाँ ले आए तो आप देखेंगे कि पार्टिकल पे आपने फोर्स डिस्प्लेस इधर किया है मगर नेट फोर्स पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट एंड नेट फोर्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो पार्टिकल क्या होता है, फिर से इस पोजीशन पे आ जाता है। अगर पार्टिकल को आपने इधर डिस्प्लेस किया है तो डिस्प्लेसमेंट आपने इधर किया बट नेट फोर्स किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ। हमेशा नेट फोर्स जो होगा एक ही डायरेक्शन में लग रहा है जो कि सेंटर की तरफ है, ठीक है। तो पार्टिकल क्या होगा, फिर से यहां पर आ जाएगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये सारे क्वेश्चन थे, मैंने आपको काफ़ी इजी और कंसेप्चुअल मेथड से आपको हमने सॉल्व करके बताया। आपके कंसेप्ट में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया होगा अगर आप हमारे नीट चैप्टर वाइज फिजिक्स सॉल्यूशन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपके जो कंसेप्ट हैं उसमें इंप्रूवमेंट आएगा और काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं काफ़ी बेसिक लेवल से स्टार्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और पूरा कंसेप्ट देता हूँ, कहीं पे भी कुछ नहीं छोड़ता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आज का आखिरी क्वेश्चन था इस पार्ट का। थैंक यू।